Hello student, welcome to my video unit 4 क्राइटेरिया ऑफ इवेल्यूएशन। और आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि क्राइटेरिया ऑफ इवेल्यूएशन क्या है। हमारे पास लाइब्रेरी में जो रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, उनको कैसे हम इवेल्यूएट करते हैं कि वो हमारे लाइब्रेरी के लिए एकदम हमारे स्टैंडर्ड, हमारे प्रोसीजर के हिसाब से हैं, और उनकी जो हमारे चेक लिस्ट है उसको बिल्कुल एकदम सूट करते हैं। तो इस तरह से मैं आज आपको इवेल्यूएशन प्रोसेस समझाता हूँ। अब जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हम लोगों को अलग अलग प्रकार के दस्तावेज़ मिलते हैं। उनमें से कुछ होते हैं जैसे टाइप्ड हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए जिनको हम ई इलेक्ट्रॉनिक बुक्स बोल सकते हैं, ई कंटेंट बोल सकते हैं, ई बुक्स बोल सकते हैं। कुछ होते हैं टाइपिंग फॉर्म में, कुछ है मेमोग्राफ फॉर्म में जिसको एक प्रकार का छाप। और ये दस्तावेज हमें कई तरह से हमारे पास आ सकते हैं। कोई हमने हो सकता है उनको हमने परचेज़ किया हो, या उनको एक्सचेंज के फॉर्म में लिया हो, या हमारे को किसी ने डोनेट करे हों। तो ये अलग अलग मोड से हमारे पास लाइब्रेरी को प्राप्त होते हैं। कुछ पुस्तकालय जिन्हें भारत सरकार की तरफ से एक लेजिस्लेशन पास हो रखा है, उसके हिसाब से कानूनी रूप से उनको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित कर रखा है। तो प्रकाशक क्या करते हैं, जो पब्लिशर होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं। जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, तो यहाँ हर पब्लिशर एक कॉपी अपना उनको भेजता है एज ए डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। तो विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को आमतौर पर थीसिस की एक प्रति मुफ्त में प्राप्त होती है। जैसे रिसर्च स्कॉलर हैं, उनकी पीएचडी सबमिट हो जाती है, तो उनकी थीसिस की एक कॉपी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में एक कॉपी जमा होती है, जिसको हम डिपॉजिटरी लाइब्रेरी फॉर थीसिस के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्न होता है कि भाई ये जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इनका इवेल्यूएशन किया जाए या नहीं, या सबका करना चाहिए या नहीं। तो ये नहीं हो सकता। मान लीजिए सभी पुस्तकों की पांडुलिपियाँ एक प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखित और किसी पुस्तकालय को दान की जा रही हैं, तो पुस्तकालय अथॉरिटी ऐसी स्थिति में क्या करेगा, सभी बातों को स्वीकार करना होता है, उसको सारी किताबों को स्वीकार करना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, एक साथ में सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही उनमें कुछ हाफ हों। कई बार कोई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वॉल्यूम्स में आते हैं, मल्टी वॉल्यूम्स में आते हैं। अब 10 वॉल्यूम का एक सेट है, अगर उन्होंने 8 हमारे को दिए हैं तो हमें 8 के 8 लेने पड़ते हैं। हमें नहीं उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप हमें 10 के 10 वॉल्यूम दो, सिंस वी आर गेटिंग देम इन डोनेशन फॉर्म में। ठीक है, तो दे आर कमिंग इन बाय वे ऑफ डोनेशन, तो हम उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंस के होते हैं। जैसे उनमें से हमारे को लगा कि कोई रेयर बुक है, तो इस तरह के कलेक्शन जब हमारे यहाँ लाइब्रेरी में डोनेट होते हैं, तो हमको कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिल जाते हैं डोनेशन के फॉर्म में, जो हमारी लाइब्रेरी के लिए एक एसेट बन जाते हैं, हमारे लिए एक प्रीशियस बुक बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो भी पाठ्य पुस्तक खरीद करनी होती है, अब हम लाइब्रेरी में जैसे किताबें खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस चेकआउट करते हैं कि कैसे हम किताबों को अपनी लाइब्रेरी में खरीदेंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी बुक कोई भी हमारे पास आएगा और कोई बुक हम खरीद लेंगे। नहीं, हमारे पास एक सेट प्रोसीजर है, एक चेक लिस्ट होती है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स को हम खरीदते हैं। एक चयन समिति होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है,
ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम बुक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या है, उनको कोटेशन मंगाते हैं। कोटेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, उनको अपनी लाइब्रेरी में एक्वायर करते हैं लाइब्रेरी को। अब चेकलिस्ट फॉर इवेल्यूशन क्या है, एक संदर्भ पुस्तक के मूल्यांकन के लिए रेफरेंस बुक के जो इवेल्यूशन है उसकी एक चेकलिस्ट तैयार की गई है, जिसमें हम पब्लिशर का रिकॉर्ड देखते हैं, लास्ट पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसकी अथॉरिटी चेक करते हैं, उसका हम एरिया देखते हैं कि क्या वो इस एरिया में पब्लिश करता है आज से पहले, उसका एक्सपर्टीज़ किस एरिया में है ना। ऐसे ही उसका ट्रीटमेंट चेक करते हैं कि क्या वो सारी चीज़ों को फिट बैठता नहीं बैठता, उसकी बायसनेस तो नहीं है, उसके जो मतलब क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसको मतलब हमारी को फिट बैठता नहीं बैठता, उसकी बायसनेस नहीं है, उसको और कोई कमी तो नहीं है। उसका अरेंजमेंट देखते हैं कि बुक्स जो उसने फॉर्मेट बनाया है बुक का, उस अरेंजमेंट में है जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना। उसकी इंडेक्सिंग सही है नहीं है। इस तरह से हम सारी चीज़ों को जब हम देख लेते हैं, एवेलुएट कर लेते हैं, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास चेकलिस्ट होती है जिसमें हम पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसकी अथॉरिटी चेक करते हैं, उसका स्कोप देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट चेक करते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं, उसका अरेंजमेंट चेक करते हैं, स्पेशल फीचर्स, फॉर्मेट, बुक रिव्यूज़, लिमिटेशन एंड कंक्लूजन। तो इस तरह से हम पहले अच्छा, रेफरेंस बुक्स इन मोस्ट केसेस आर वेरी कॉस्टली पब्लिकेशन। जनरली रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं, टेक्स्ट बुक्स के मुकाबले महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं। अब आप बात करेंगे टेक्स्ट बुक्स की जो 200, 500, 100 किसी भी अमाउंट की हो सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं रेफरेंस बुक की तो उनकी कॉस्ट हज़ारों में होती है। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिसका पब्लिकेशन ईयर 2010 है, ठीक है। इसका जो प्राइस बैठता है वो है $1500, मतलब लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये। और उसके अलावा एक दूसरा पब्लिकेशन की बात करते हैं, वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, जो कि हार्ड बाउंड में अवेलेबल है। उसकी कॉस्ट भी इस तरह से 3,500, 4,000, 5,000 ऐसी कॉस्ट बढ़ती है। तो अब क्या है, abstracting and indexing services are periodicals for which 1 year subscription to be paid in advance। अब जैसे हम कोई जर्नल खरीदते हैं, मैगजीन खरीदते हैं, तो इसकी पेमेंट हमें एडवांस पे करनी होती है। और इसमें हमें ये देखना होता है कि पब्लिशर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि अगर हमने उसको एडवांस में पे कर दिया और वो बीच में डिसकंटिन्यू हो गया जर्नल, तो हमारा पैसा गया बेकार। तो इस तरह से पास्ट रिकॉर्ड देखने से हमें उसकी ऑथेंटिसिटी पता लग जाता है कि भैया ये जो पब्लिशर है ये अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड का है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है और मैग्रॉ हिल है, तो उनका नाम काफ़ी रेपुटेशन के हिसाब से लिया जाता है कि उनकी किताबें क्वालिटी में अच्छी होती हैं, उनके बुक्स रेफरेंस में सबसे बेटर मानी जाती हैं। तो इसलिए इस तरह से हम इनका पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं। अब बात करते हैं अथॉरिटी की। The authoritativeness of a reference book is usually judged on the basis of the qualification। अब हम क्या करते हैं, जब बुक सिलेक्शन क्राइटेरिया जब एवेल्यूशन करते हैं हम, तो उसमें देखते हैं कि जो ऑथर है, पब्लिशर है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्या वो नया पब्लिशर है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन उस लायक है कि हम उसकी लाइब्रेरी में उसकी किताब खरीद सकते हैं। उसकी रेपुटेशन क्या है, उसका पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिशर का पुराना रिकॉर्ड क्या है ना। उसकी कॉर्पोरेट बॉडी कौन है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी अथॉरिटी चेक करते हैं और उन्हीं बुक को हम
अपनी लाइब्रेरी में हम उन बुक्स को फिर परचेज़ करते हैं उनकी ऑथोरिटेटिवनेस को चेक करने के बाद, उनकी एक उनकी रिलायबिलिटी चेक करने के बाद हम देखते हैं कि पब्लिशर अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इनका इसकी पब्लिशर अच्छे कैटेगरी में आता है, ऑथर भी वेल नोन है इन द फील्ड। जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका पब्लिश कर रहा है इस इंसाइक्लोपीडिया को 1768 से, और ये जो पब्लिशर है 2.5 सालों से इस काम में कर रहा है, इस काम को कर रहा है, मतलब उस पब्लिशिंग फील्ड में 250 सालों से है। तो हम इससे आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कैन बी इज़ अ authority and is can be purchased for the library. So during this period it has brought out 15 official editions, और 250 साल में 15 से ज़्यादा ऑफिशियल एडिशन जो है इसके आ चुके हैं अलग अलग वर्जन्स में। जैसे बच्चों के लिए अलग है, चिल्ड्रंस वर्जन्स अलग हैं, और इसके अलावा है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जिसको 1974 में, और उसके अब तक 30 वॉल्यूम्स आ चुके हैं 1974 से। तो इस तरह से इसको हम टॉप का इंसाइक्लोपीडिया मानते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका इज considered to be a top grade encyclopedia. Whenever a new encyclopedia or any other reference book is brought out by this publisher, the librarians all over the world will naturally consider it a standard publication. तो जब भी नया कोई एडिशन इस पब्लिशर का आता है तो लाइब्रेरियंस हों या इस फील्ड में जितने भी लोग जिनको भी ये कंसिडर करना है कि हमें अपने यहाँ लाइब्रेरी में एक्वायर करना है ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तो बिना किसी झिझक के हम उसको लाइब्रेरी में हम उसको एक्विजिशन के लिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको परमिशन दे देते हैं। अब बात आती है स्कोप की। व्हेन वी टॉक ऑफ स्कोप वी जनरली टेक इनटू अकाउंट दिस सब्जेक्ट, जोग्राफिकल एरिया और टाइम स्पैन, फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लैंग्वेज, और हम देखते हैं इसका टारगेट यूजर क्या है। वी शैल क्लेरिफाई दीज पॉइंट्स विद एन एग्जाम्पल। जैसे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कहाँ से पब्लिश होती है? कोलकाता से, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी 1958 से पब्लिश होती है। और ये जो बिब्लियोग्राफी है ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती है, इंडिया से पब्लिश होती है, और इसमें इंडियन लैंग्वेजेस में जो है ये पब्लिश होती है। 2010 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और ये सारे इंडियन लैंग्वेजेस को कवर करती है। मोस्ट लाइब्रेरियंस, पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एटसेट्रा आर दी टारगेट यूजर्स ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इनका टारगेट रहता है कि जितने लाइब्रेरियंस हैं, पब्लिशर्स हैं, वो सारे लोगों के पास ये जाए और उसको अपना एक बेस सोर्स माने बिब्लियोग्राफी के लिए। और इसमें जर्नल्स शामिल नहीं है, पेटेंट शामिल नहीं है, स्टैंडर्ड शामिल नहीं है, मतलब दे डू नॉट कवर पीरियोडिकल्स। केवल फर्स्ट इश्यूज कवर करता है, पेटेंट्स के और स्टैंडर्ड्स के। और ये ट्राइबल्स के भी कोई लैंग्वेजेस को कवर नहीं करता। इसके ऊपर जो पब्लिकेशन है ट्राइबल इंडिया के में जो ट्राइबल्स एरिया हैं उनकी जो पब्लिकेशन है उसमें कवर नहीं होती हैं। और a librarian has to examine whether the book adheres to its stated scope। अब लाइब्रेरियन को इसमें क्या एग्जामिन करना होता है कि क्या ये हमारे स्कोप जो हमारा पर्पज है उसको सॉल्व करता है नहीं करता है। सो देयर मे बी केसेस वेयर द डिक्लेयर्ड स्कोप मे बी ग्लोबल। और कई बार क्या होता है कि जो
उसमें डिक्लेयर किया गया है कि इसका जो हमारा स्कोप है वो इंडिया के साथ साथ ग्लोबल है, एंड इन रियलिटी द book may cover a particular country only and provide some sketchy information about other parts of the world. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट से मतलब है कि इसकी थॉरोनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी, बायस, स्टाइल, इलस्ट्रेशंस। अब जैसे बात करते हैं दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसका 10वां एडिशन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में जो 1999 में पब्लिश हुआ, और वेबस्टर्स थर्ड न्यूज इंटरनेशनल डिक्शनरी जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिसको हम पॉपुलरली विच इज़ पॉपुलरली नॉन एज COD, कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीन्स COD, एंड वेबस्टर्स थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी। इनमें क्या है, 2,24,000 वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, डिफिनेशंस हैं। एंड वेबस्टर्स थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी कंटेन्स 4,50,000 एंट्रीज। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वेबस्टर्स डिक्शनरी पब्लिश्ड इन 1934, जिसमें 6 लाख एंट्रीज हैं। फ्रॉम द डेटा we find that Webster's third international dictionary is more thorough and complete. अब जब हम इन तीनों चीज़ों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो what we find is Webster's third international dictionary जो है ज़्यादा थॉरो है, ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन है और कंप्लीट है, whereas कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या है, उतनी थॉरो नहीं है और ना ही कंप्लीट है। दी अफोर्डसेड 2 डिक्शनरीज इंक्लूड ओनली वर्ड्स, इसमें इन दोनों ऊपर वाले में दोनों में क्या है, केवल वर्ड्स को कवर करती हैं, जबकि वेबस्टर्स इंटरनेशनल डिक्शनरी कवर्स क्या क्या कवर करती है, उसके सारी चीज़ें कंप्लीट करती है, फ्रेजेस, वर्ड्स, डिफिनेशंस, ये सारा कवर करती है। तो इट इंक्लूड्स नॉट ओनली वर्ड्स बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट पर्सनेज। अगर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति होगा उसकी बायो उसमें कवर करता है, उसके प्लेस का नाम कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी बिब्लिकल इन्फॉर्मेशन, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसका बायो, शॉर्ट बायो देता है, और अदर कैरेक्टर्स एज वेल एज इलस्ट्रेशन, उसके बारे में इलस्ट्रेशन भी देता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस बुक का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग जो तरह से हम उसको अलग अलग मानकों में, स्टैंडर्ड पे हम उसको वो कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसको देखते हैं इसकी रिलायबिलिटी, कि जो उसकी इन्फॉर्मेशन है कितनी रिलायबल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन अगर रिलायबल नहीं लगती है तो उसको भी हम उसमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट ऑल्सो, क्योंकि उसका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इन अ रेफरेंस बुक्स ब्रॉट आउट बाय वेल नोन पब्लिशर जनरली यू विल नॉट फाइंड एनी फैक्चुअल एरर। अगर कोई वेल नोन पब्लिशर है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, मैग्रा हिल है, तो जनरली उनके जो पब्लिकेशन होते हैं वो एरर फ्री होते हैं, उनके ग्रामर में कोई गलती नहीं होगी, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई फैक्चुअल एरर नहीं होगा। स्टाइल, जब स्टाइल फॉर्मेट की बात करते हैं तो उसमें स्टाइल उसका बिल्कुल एक होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ना। अगर कोई उनका डेटा है वो भी एकदम प्रॉपरली चेक्ड होते हैं, है ना। और अगर बायसनेस की बात करें तो क्या होता है, कई बार इनमें बायसनेस भी रहती है। अगर कोई पब्लिकेशन इंडिया का है तो इंडिया वाला क्या करता है, इंडिया को ज़्यादा उस कवरेज देता है, और अगर कोई पब्लिकेशन अमेरिका का है उसमें क्या करता है, वो अमेरिका को ज़्यादा कवरेज देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायसनेस भी हमें चेक करनी होती है उसमें, है ना। तो इस तरह से इसको हम अब बात आती है अरेंजमेंट की।
वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट्स आर नोटिस्ड इन रेफरेंस बुक्स। अब रेफरेंस बुक्स में क्या होता है, अरेंजमेंट अलग अलग ढंग से है, कुछ में अल्फ़ाबेटिकली है ना। आप किताब खोलोगे, रेफरेंस बुक खोलोगे तो आप देखोगे उनकी जो इंडेक्सिंग है तो उनमें आप देखोगे कि अल्फ़ाबेटिकली ABCD करके जैसे होंगे, ठीक है। कई बार होता है लेटर बाय लेटर अरेंजमेंट। लेटर बाय लेटर का मतलब है, यहाँ आप समझ सकते हैं कि बैक बेंच, ठीक है। अब बैक के बाद बेंच है तो इन्होंने क्या करा है, BENCH। तो उसका इसके जो लेटर टू लेटर लेटर जो है, लेटर लेटर से हम जो है उसको पहले से लेके लास्ट तक हम उसको लेटर से अरेंजमेंट करते हैं, ABCD करके उसी सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। और एक है वर्ड बाय वर्ड, मतलब यहाँ केवल हम वर्ड को मैनेज कर दें, मतलब पहला अगर हम वर्ड हमने मिल गया बैक, हमें एक जैसा हो गया तो सबको हम बैक 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 करेंगे, हमको उसका अरेंजमेंट इस ढंग से करेंगे। लेकिन जब वर्ड लेटर बाय लेटर है तो हम BACK BENCH, फिर हम क्या करेंगे BACK BONE, मीन्स BE के बाद फिर BO आ गया, फिर बैक डेट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको क्या करेंगे, लेटर बाय लेटर करते हैं। और दूसरे में है केवल वर्ड बाय वर्ड। तो इस तरह से हमारा अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है इसका। अब है स्पेशल फीचर्स। मैनी रेफरेंस बुक्स हैव यूनिक फीचर्स विच अदर्स डू नॉट हैव, ठीक है। कई रेफरेंस बुक्स हैं उनके पास अलग अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं। जैसे रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, उनमें क्या है, कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टरी है, किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की, कनाडा की। और उनका बेसिक स्टाइल मैनुअल विच इज़ अदर इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरीज डू नॉट प्रोवाइड, जो और कोई इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी वो नहीं प्रोवाइड करती है। सम रेफरेंस बुक्स आर अपडेटेड एट अ रेगुलर इंटरवल, और देयर आर सम रेफरेंस बुक्स जिनको हम रेगुलर इंटरवल में बीच बीच में उनको अपडेट करते रहते हैं। अदरवाइज़ कई सारे क्या होते हैं कि जो बराबर अपडेशन नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये उसका एडवांटेज माना जाता है। कई सारे लोग एक बार, कई सारे पब्लिशर क्या करते हैं, एक बार अगर पब्लिकेशन निकालते हैं उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, या निकालेंगे तो उसके बहुत गैप छोड़ के निकालते हैं। लेकिन कुछ डिक्शनरीज हैं, कुछ पब्लिक रेफरेंस बुक्स हैं जिनका एक स्पेशल फीचर्स मीन्स कंटिन्यूएशन विल रिमेन यू नो टिल दी पब्लिशर एग्जिस्ट। इसी तरह से फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग टेक्स इनटू अकाउंट बाइंडिंग, क्वालिटी ऑफ पेपर, फॉन्ट, पेज मेकअप एंड इलस्ट्रेशन। तो ये भी हैं। जैसे बाइंडिंग है तो बाइंडिंग भी आपकी रेफरेंस बुक की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग जो हैं रेफ़र करते हैं। उसकी बाइंडिंग कैसी होनी चाहिए, क्लॉथ होनी चाहिए, अलग अलग रेफरेंस बुक के अलग अलग, कुछ लोग उसको बाइंडिंग उसमें करते हैं फुल लेदर में करते हैं, कुछ रेक्सिन में करते हैं, कुछ हाफ लेदर में करते हैं, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि बुक्स दैट आर यूज्ड हैवीली फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर ड्यूरेबल बाइंडिंग। जिन किताबों की सबसे ज़्यादा यूजेज होती हैं, आपने देखा होगा कुछ किताबों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी बाइंडिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड बुक्स दैट आर यूज लेस ऑफन एंड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल रेलवे टाइम टेबल यूजुअली रिक्वायर लेस कॉस्टली बाइंडिंग सच एज पेपर बाइंडिंग। अब जैसे हमें किसी होटल का मेन्यू देखना है तो उसकी जो है यूजेज बहुत ज़्यादा, हर दिन उसको फिर क्या करते हैं, उसकी बाइंडिंग अच्छी करनी पड़ती है और उसको अच्छा बनाना पड़ा, अदरवाइज वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसमें दिखाई नहीं देगा कि क्या लिखा हुआ था, मेन्यू क्या था। ऐसे ही रेलवे का टिकट, जो टिकट का जो है मेन्यू है, जो उसमें टाइम टेबल है वगैरह है, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको फिर उस हिसाब से कॉस्टिंग भी उसको मैटर करती है ना। तो ये सब चीज़ें उसको ध्यान रखनी पड़ती है इसमें, किताबों में, या मतलब किस तरह की चीज़ें हैं। जैसे यूजेज उसका ज़्यादा है, बुक्स का यूजेज ज़्यादा है, रेफरेंस बुक का यूजेज ज़्यादा है, तो उसकी क्वालिटी बाइंडिंग उस ढंग से होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ पेपर प्रिंटिंग, बुक्स आर प्रिंटेड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ पेपर सच एज न्यू प्रिंट, न्यूज़ प्रिंट, बॉन्ड पेपर, बुक पेपर। ये अलग अलग टाइप के पेपर्स हैं जो जो हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारी बुक है
उसको हमने कौन से पेपर यूज़ करके यूज़ करना, कौन से पेपर यूज़ करके हमने बुक तैयार करनी है। बॉन्ड पेपर होना चाहिए, बुक पेपर होना चाहिए, और जैसे मैगजीन पेपर है उसका अलग पेपर होता है। फॉर शॉर्ट ड्यूरेबल पब्लिकेशन एंड चीपर एडिशन यूजुअली न्यूज़ प्रिंट इज़ यूज्ड। अब जैसे आपने अखबार देखा होगा, अखबार का पेपर सबसे सस्ता माना जाता है, क्योंकि उसको आपने एक दिन पढ़ के फिर उसको रद्दी में भी डाल देना होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, स्पेशली रेफरेंस बुक्स एंड जर्नल्स, तो आपकी पेपर की क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं बात फॉन्ट की। फॉन्ट्स ऑफ न्यूमरस टाइप्स एंड साइजेस आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। बुक्स प्रिंटेड विद सच फॉन्ट्स विच आर सूदिंग टू आई। अब हमें ये देखना होता है कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके फॉन्ट साइज जो है और उसका जो स्टाइल फॉर्मेट है वैसा होना चाहिए जो हमारे आँखों को जो है स्ट्रेन न दे। A book printed with smaller fonts cannot read for long। अगर उसके फॉन्ट साइज छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें स्ट्रेन, हमारे आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा और हम लंबे समय तक उस किताब को नहीं पढ़ पाएंगे, उस कंटेंट को नहीं देख सकते। फिर हमें जो है गैप लेना पड़ता है कि नहीं हमें पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ऑल टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स आर नॉट सूदिंग टू दी आइज। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका एक साइज, जैसे हमने बोला कि हम टाइम्स न्यू रोमन के फॉन्ट साइज हमारा 12 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। जितना आप साइज ज़्यादा बड़ा रखोगे उतना उसको हम पढ़ने में आसानी होती है। पेज मेकअप। अब पेज मेकअप में आपको ये देखना होता है कि आपका जो पेज है उसमें आपने जब उसकी बाइंडिंग होती है देखना होता है कि आपका जो उसका स्पेस है उसकी स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं है, उस बाइंडिंग के बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही उसका वर्ड्स में देखना पड़ता है कि कितना उसके बीच गैप होगा, है ना। अ पेज इज़ मेड अप ऑफ टेक्सचुअल मैटर एंड इलस्ट्रेशन टू अकोमोडेट मोर एंड मोर मैटर इन द पेज। सम पब्लिशर्स प्रिंट बुक्स विद मिनिमम इंटरलाइन स्पेस एज वेल एज इंटर वर्ड स्पेस। अब कई पब्लिशर क्या करते हैं, अपने उसको बचाने के लिए, पेपर को बचाने के लिए उसको कम से कम स्पेस को देते हैं जिससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट उसमें फिट हो जाए। तो उससे क्या होता है, हमारे आँखों को फिर उसमें भी स्ट्रेन पड़ता है। तो हमें क्या उसमें देखना होता है कि हमारे उसके जो पेज में जो हमारे लेटर्स हैं और जो हमारा स्टाइल है उसका, उसमें प्रॉपर गैप हो जिससे कि हमें उसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो इसके अलावा इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन में है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन सच एज फॉन्ट, फ्रंट पीस, प्लेट, फोटोग्राफ, पोर्ट्रेट। अब आपने कई सारी बुक्स पे देखा होगा इलस्ट्रेशन होते हैं कि जब हम किसी का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो साथ में एक फ़ोटोग्राफ होती है। ठीक है, या हम किसी देश के बारे में पढ़ रहे होते हैं उसके बगल में मैप लगा होता है। ठीक है, ऐसी कोई प्लान होता है, फैसिमाइल होता है। अब आप अपने जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे BLIS के, तो आप देखते हैं कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ कंप्यूटर का एक वो चार्ट बना होता है, एक फिगर बनी होती है। उसके अलावा जब आप उस फैसिमाइल की बात करते हैं, फैक्स की बात करते हैं या किसी और उसके गैजेट्स की बात करते हैं तो साथ साथ में उसके डायग्राम बने होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन हमारे पढ़ने के पर्पज़ से, हमारे ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, बुक रिव्यूज़ हैं। अब बुक रिव्यूज़ क्या होते हैं, जब हमारे कोई नए पब्लिकेशन आता है किसी पब्लिशर का, तो वो क्या करता है, ऑथर की किसी न्यूज़पेपर में एक छोटा सा पैरा दे देता है किसी का रिव्यूज़। बाय द वे, आपने बुक निकाली है लाइब्रेरी साइंस के ऊपर, तो लाइब्रेरी साइंस का प्रोफेसर उसके ऊपर एक कमेंट देता है कि हाउ हाउ दिस बुक इज़ ऑल, व्हाट इज़ दिस बुक इज़ ऑल अबाउट, व्हाट इज़ द कंटेंट, और कैन दिस बुक भी रेफर। तो वो अपने कमेंट देते हैं, उसको पब्लिश करा देते हैं न्यूज़पेपर में। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें बुक रिव्यूज़ का सेक्शन आता है। जैसे स्पेशली आप द हिंदू पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा बुक रिव्यूज़ आते हैं कि एक दो बुक रिव्यूज़ आते हैं। जो पब्लिशर, जो ऑथर, रेपुटेड ऑथर्स होंगे, रेपुटेड पब्लिशर होते हैं, उनके हमेशा बुक रिव्यूज़ आते हैं। अदरवाइज जर्नल्स के अंदर भी आपने एक पोर्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो अच्छे ऑथर हैं उनकी बुक्स के रिव्यू कराते हैं और उनको प्रिंट कराते हैं, जिससे कि लोग उस बुक के बारे में जानें, समझें और उसको फिर आगे अपनी लाइब्रेरीज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए हमारे पास रखें। ऐसे मैगजीन्स में भी एक सेक्शन होता है जहाँ बुक रिव्यूज़ आते हैं। तो इस तरह से ये बुक रिव्यू होता है। अब लिमिटेशंस। अब क्या है, ऑल रेफरेंस बुक्स हैव सम लिमिटेशंस।
हाउएवर कॉम्प्रहेंसिव दे में बी, जैसे वेबस्टर्स थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी है. This dictionary is one of the most comprehensive English language dictionary जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में अवेलेबल है. Yet this dictionary does not contain any phrase और idiom. उसके बाद भी इसमें फ्रेज नहीं है क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है. Moreover, a dictionary cannot cover all the words that have came into use very recently. अब पब्लिश जो डिक्शनरी 1 साल पहले पब्लिश हो गई उसमें जो उसके बाद के जितने वर्ड्स होंगे उसमें नहीं होंगे क्योंकि उसके बाद में वो आए तो उसकी लिमिटेशन आती है. तो इसी तरह से हर चीज़ के एक लिमिटेशन होती है. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. इसको मुझे लगता है आपको इससे सारा समझ में आ जाएगा. थैंक यू.